करे जाए। किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं, राइट लिमिट फाइंड करते हैं, और उस पॉइंट पर वैल्यू इवेलुएट करते हैं, और फिर तीनों को कंपेयर करते हैं। इफ द LHL एंड RHL मीन्स इफ द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, then the function may or may not be continuous. It will be continuous when the limit matches with the value of the function at that point, and if the value and limit do not match, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और साथ के साथ ये भी बोला कि लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्टेंस जरूरी है, बट इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंसी क्या है, दैट द वैल्यू मैचेज विद द लिमिट। या ये इसी पर हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे बस। तो आगे उसी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी मीन्स डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन आई, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है, तो देयर आर वेरियस वेज अ फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो उसी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर हम डिसकंटिन्यूटी को या कॉन्टिन्यूटी को क्लासिफाई करते हैं। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को बात करो, प्रिसाइजली स्पीकिंग वो दो तरह से कैटेगराइज्ड है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक तो वो डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और एक है जिसको हम बोलते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देर आर टू कैटेगरीज यू कैन क्लासिफाई द डिसकंटिन्यूटीज इनटू, वन इज कॉल्ड रिमूवेबल, अदर इज कॉल्ड इररिमूवेबल। ये जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, एज द नेम सजेस्ट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, जिस डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सको। तो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट टाइप क्या, मैंने बोला रिमूवेबल, रिमूवेबल, अनदर इज इररिमूवेबल। तो दोनों पे हम लोग इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब जब फंक्शन के डेफिनेशन को लार्जली कीपिंग इट अनचेंज्ड ओनली बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब फंक्शन की जो उस पॉइंट के नेबरहुड में जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको हम टच नहीं करने जा रहे हैं, कीपिंग दैट डेफिनेशन एज इट इज, only by just modifying the value at that point if the function can be made continuous। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और उस फंक्शन को हम जिसको कॉन्टिन्यूअस बना सके विदाउट चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड, तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी जी, तो एक है जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पर इसके दो टाइप्स लिख लो, इसके हम लोग दो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज वन इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट, थोड़ा सा क्वेश्चन करते समय इसका जिक्र भी आया था। and isolated point. हाँ, मिसिंग पॉइंट, एंड अनदर इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड बेटा, अभी भी ये लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझ लेते हैं, बाद में उसको डिफाइन भी कर लेंगे। मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नेम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पॉइंट मिसिंग है। पॉइंट मिसिंग का मतलब, जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, मान लो तुम्हारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और कहां पर हम बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन डिफाइंड है, नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब एफ जीरो नॉट डिफाइंड।
बट क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है? यस। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप जानते हो इसकी, और राइट हैंड लिमिट भी जानते हो वैसे भी, बिकॉज ये ऑड अपॉन ऑड इवन फंक्शन है, और ये फंक्शन इवन होने की वजह से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो जो लेफ्ट लिमिट होगी जीरो पर वही राइट लिमिट होगी। ये अंडरस्टूड है। तो दोनों लिमिट हमारी वन है, जानते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप सबको। तो इस फंक्शन को अगर आप जीरो के अबाउट डिस्क्राइब करो या देखने की कोशिश करो कि जीरो पर ये फंक्शन कैसा दिख रहा होगा, तो हम पूरा ग्राफ नहीं बनाने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन टोटली इन टोटलिटी, बट जीरो पर ये वन, 0,1 एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को ये अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये तो आपको दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट से भी ये है और राइट से भी ऐसा है, इसी पॉइंट की तरफ जा रहा है। आई होप यू एग्री। यस सर। है ना? और इवन फंक्शन है तो दोनों साइड से सिमेट्रिकली जा रहा होगा, और ये भी आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू एक्स से थोड़ी सी लेस होती है, तो दोनों साइड पर इसकी वैल्यू वन से नीचे की तरफ आ रही होगी। इतनी बात अगर मैं करूं तो बेस्ड ऑन दिस वन, ये पॉइंट है 0,1, और 0,1 पर ये फंक्शन जो है कुछ ऐसे दिख रहा होगा। एक सिर्फ ये पॉइंट मिसिंग है, इधर भी ग्राफ है, इधर भी ग्राफ है, और इधर भी ग्राफ है, एक पॉइंट मिसिंग है, 0,1 पॉइंट वहां पर मिसिंग होता है, ग्राफ पंक्चर्ड है। तो इसीलिए इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब मिसिंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, मिसिंग पॉइंट की कंडीशन क्या होगी, कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट की एलएचएल और आरएचएल मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वैल्यू नहीं डिफाइंड है, वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो हम देख रहे हैं क्या कि एफ जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू एफ जीरो पॉजिटिव इज इक्वल टू वन है। कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वैल्यू हो वही लिमिट हो। वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो हम वैल्यू को रीडिफाइन करेंगे, इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख देंगे। हम इस फंक्शन को लिख देंगे कि भाई देखो, ये फंक्शन को लेट्स डिस्क्राइब लाइक दिस, दैट, ठीक है आपने बोला कि व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फंक्शन ऐसा है, एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर इसको हम क्या डिफाइन कर दें, जीरो पर क्या डिफाइन कर दें, वन। अब क्या हो गया भाई, भाई लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट लिमिट भी वन आएगी, राइट लिमिट भी वन आएगी, और वैल्यू भी हमने वन डिफाइन कर दी, तो ये वाला पॉइंट, ये डॉट अब क्या हो गया, फिल हो गया, और ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बाय जस्ट रीडिफाइनिंग द वैल्यू, हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करी नहीं, सिर्फ हमने जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था उस पॉइंट पर फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से रखी वो लिमिट के साथ मैच कर गई, और वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ऐसी वाली डिसकंटिन्यूटी को अपन रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की बात करें, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी? आइसोलेटेड पॉइंट मतलब जो पॉइंट है रेस्ट ऑफ द फंक्शन से वो पॉइंट आइसोलेट हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि एक नेचुरल एग्जांपल कोई दो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए नेगेटिव, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली कंडीशन है, एंड value is also defined, fa is also defined, fa is defined, बट नॉट इक्वल टू एफ, नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस और एफ ए माइनस। but not equal to fa minus, not equal to limit. Can you give me one example? Can you give me one example? Can you think of some function जो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी ऐसी हो? जैसे अगर मैं बोलूं एक फंक्शन है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र, अब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र का क्या होगा डेफिनेशन, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या आएगा, वन, वन नेगेटिव। आएगा,
और x नेगेटिव है तो क्या आएगा? माइनस 1। और अगर x जीरो है तो क्या आएगा? जीरो। 0 आएगा। अब इस फंक्शन के ग्राफ को अब ऑब्जर्व कर लो, कैसा ये ग्राफ नजर आएगा? मेरा कांस्टेंट होगा। हाँ जी, तो ये फंक्शन का ग्राफ नजर आएगा एग्जैक्टली y इक्वल टू 1 लाइन जैसे ऐसे डिफाइन होगी, ऐसे y इक्वल टू 1 लाइन आनी चाहिए। बट क्या ये 1 लाइन कंटिन्यूअस होगी? नहीं, एक पॉइंट पर पंक्चर्ड होगी। कौन से पॉइंट पर पंक्चर्ड होगी? एक्स इक्वल टू जीरो पर। हाँ, तो ये 0,1 पॉइंट यहाँ मिसिंग है, और उसकी जगह पर कहाँ पर पॉइंट होगा? 0,0 पर। 0,0 पर, यहाँ ये वाला डॉट यहाँ नजर आएगा। तो अब ये एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। मतलब यहाँ पर ऐसा ये होल है, ऐसा बोलो, यहाँ पर ये होल है और उसकी जगह पर यहाँ डॉट है, तो ये डॉट मिसिंग है, सॉरी आइसोलेटेड है। ये मिसिंग नहीं, कैसा है ये? इट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं ना, कैसे? आइसोलेटेड पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर। हाँ, बस इस पॉइंट को, ये वाली डेफिनेशन इसको हटा दें, इसको ये हटा दें। इसको हटाने के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज 0। तो ऑल टुगेदर फंक्शन को सेम रखा, उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड में फंक्शन को चेंज नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को रिडिफाइन कर दिया और लिमिट, वैल्यू को लिमिट से मैच करा दिया और फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। इसी को बोलते हैं कि ये डॉट यहां से हटा दी और इस डॉट को यहां से हटा करके उसको कहां प्लेस कर दिया? वहीं पर प्लेस कर दिया, यहां पर ये। अब ये कंटिन्यूअस हो गया, दैट्स इट, यहां से हटा दिया। इसमें तो सर, हाँ हाँ, बोलो। अगर हम इसको डायरेक्टली वाई इज इक्वल टू वन टाइप का फंक्शन बोल देते हैं, हम्म। तो क्या वैसी रीडेफिनेशन सही रहती इसमें, इस कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में? देखो, आपको जो है तो ये y को टू 1 ही ना, वो रीडिफाइन करने के बाद y को टू 1 ही बन गया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमें बोलना क्या है कि जो भी फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई, हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे। फंक्शन की डेफिनेशन को हम एज इट इज रख रहे हैं, सिर्फ उस पॉइंट पर वैल्यू चेंज करना है। आप y को टू 1 बोल दो, क्योंकि सिग्नम एक्स स्क्वायर भी तो अल्टीमेटली क्या है? y को टू 1 ही है ना। यस सर। तो y को टू 1 बोलना और सिग्नम एक्स स्क्वायर बोलना वन एंड द सेम है। बट हम सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो तो हम सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, y को टू 1 लिखने का मुझे जरूरत नहीं। तो ओके रिमूवल सर। वाली बात समझ में आ गई। अब इरिमूवल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है? जहां पर आप बिना फंक्शन की डेफिनेशन को ट्रांसफॉर्म किए हुए उसकी उसको आप कंटिन्यूअस ना बना सको। तो इसमें भी आपको जो मिलेगा तीन, देर आर 3 टाइप ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज। वो 3 टाइप कौन से हैं? तो आप फटाफट पहले नेम कर लो मेंशन, फिर हर एक पर एग्जांपल भी लेंगे। पहला है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जंप डिसकंटिन्यूटी मतलब जहां पर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब जहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेफ्ट लिमिट कुछ और नंबर है, राइट लिमिट कुछ और नंबर है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी है। वैल्यू में उस पॉइंट के अक्रॉस जाने पर फंक्शन की वैल्यू में एक फाइनाइट जंप या मिल रहा है आपको। दूसरा, एसिम्टोट। इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। हाँ, बिल्कुल सही बोली आपने बात। इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एटलीस्ट वन, या तो लेफ्ट लिमिट इन्फिनाइट हो जाए या राइट लिमिट इन्फिनाइट हो जाए या दोनों, दोनों की दोनों लिमिट इन्फिनाइट हो जाए। मतलब है कि कम से कम एक साइड की लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करनी, इन्फिनिटी हो जानी चाहिए, तो उसको हम इन्फिनाइट टाइप बोलते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू 1/x क्या है? इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। तीसरा एंड लास्ट जो है, इसको अब अपन बोलते हैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। इस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा लास्ट में, अभी अभी लास्ट में ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला कि 3 तरह के डिसकंटिन्यूटीज को हम इरिमूवेबल बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज by without changing the definition of function in the neighborhood of point, you cannot make such functions continuous.
फंक्शन के सिर्फ वैल्यू को रिडिफाइन करके आप ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो। इस वजह से इसको हम इररिमूवेबल कैटेगरी में रखते हैं। आई थिंक ये बेसिक्स पॉइंट समझ में आ गया, याद रहेगा ये चीज। मिसिंग पॉइंट, यस। आइसोलेटेड यस सर। पॉइंट, जंप, यस सर। इनफिनाइट एंड यस ऑसिलेटर। सर। अब हर एक टाइप पर हम लोग फटाफट एक कुछ एक क्वेश्चन लेते हुए और इसको समराइज करेंगे, फिर वापस टेस्टिंग पे जाएंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद। ठीक है। तो जैसे हमने बोला, सॉरी, ये सारा डिस्कशन हुआ जिसमें पहला टाइप पे आते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। क्या बोला मैंने? जो कुछ मैंने बताया उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फंक्शन fx has removal discontinuity means if the limit necessarily exists but it is either not equal to value or the value is not defined। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू लिमिट से मिसमैच हो रही है या वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है तो उसको हम रिमूवेबल बोलते हैं, क्योंकि ऐसी डिसकंटिन्यूटी में वैल्यू को रिडिफाइन करके फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। उसमें मैंने दो टाइप बताया। मिसिंग पॉइंट मतलब कुछ ऐसा टाइप का होगा कि भाई लेफ्ट हैंड से वही इंडिकेशन है, राइट हैंड से फंक्शन उसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है बट वैल्यू मिसिंग है। और आइसोलेटेड पॉइंट जिसमें वैल्यू, यहां पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहां पर वैल्यू डिफाइंड है लेकिन लिमिट के साथ मैच नहीं करती है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे कि एफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ए पॉजिटिव, दोनों में बोल रहे हैं। यहां पर भी एफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ए पॉजिटिव बोल रहे हैं। बट इस वाले केस में क्या बोल रहे हैं? एफ ए नॉट डिफाइंड। और इस वाले केस में क्या बोल रहे हैं? एफ ए डिफाइंड बट नॉट इक्वल टू एफ ए। ये है रिमूवल। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, अब जितना एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया, आप दो तीन एग्जाम्पल दो, मतलब दो एग्जाम्पल आप मिसिंग पॉइंट का दो और दो आइसोलेटेड पॉइंट का दो, अदर देन वट एवर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड। फटाफट जल्दी बताओ। गिव मी टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिसिंग पॉइंट एंड टू ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। देखिए क्या सोचते हैं। x⁻0 हाँ, एट 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ठीक है जी। एक्स टू द पावर एक्स, मतलब कुछ भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 ले लिया, एफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन में कैसा डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट। और इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टू में इस, रिडिफाइन करके फोर हाँ, बनाना। इसको बोलना पड़ेगा कि ये वाली डेफिनेशन ले लेते हैं व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी डेफिनेशन क्या ले दें? एक्स इक्वल टू 2 फोर। पर वैल्यू क्या डिफाइन कर दें? 4। तब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलो ऐसे ही एक एग्जाम्पल जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट का बता दो। बताओ भाई। अब इसका मतलब है कि आप लोग सोचो, फटाफट सोचो, जल्दी बताओ आइसोलेटेड पॉइंट इस कंटिन्यूटी का एक एग्जांपल, क्विक। इतना टाइम लगाओगे? चलो ये दो आइसोलेटेड पॉइंट पर कुछ नहीं याद है, सोचते रहो ये दो, तब तक ये दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसको टेस्ट करो, बताओ इसमें कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है।
जैसे अगर मैं ऐसा कोई लिखूं, सिग्नम ऑफ 1 - cos x, क्या इसमें आइसोलेटेड टाइप की डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी? यस सर, यू आर फंक्शन। बिकॉज बिकॉज 1 - cos x के बारे में अगर बात करें तो 1 - cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट for all x belongs to real number except 2n pi। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई को छोड़ के अदरवाइज ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है बाई एंड लार्ज, तो उसका सिग्नम का वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें मिल गया कि ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स हमारा, वो क्या होगा? वो 1 होगा। कब होगा 1? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2n pi, वेर n इज एनी इंटीजर। एंड वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 2n pi, उस केस में x इक्वल टू 2n pi पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई और सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ये फंक्शन का ग्राफ भी बिल्कुल डिफाइंड है कि कैसा ग्राफ नजर आएगा। इसका ग्राफ भी वैसा ही आएगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था। ये y इक्वल टू 1 ग्राफ ही आएगा, लेकिन उसमें पंक्चर होगा, मिसिंग होगा। कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से पॉइंट मिसिंग होंगे? 2 and 5 वाले वो नीचे आ हाँ। जाते हैं 0। हाँ, तो अगर जैसे मैं बोलूं कि 0 है ना, 0, तो कुछ पॉइंट पर हम डॉट्स लगा रहे हैं नीचे। कहाँ कहाँ पर जीरो लगाएंगे? 0 पर आएगा जीरो वैल्यू, फिर 2 पाई पर जीरो वैल्यू आएगी, फिर 4 पाई पर जीरो वैल्यू आएगी, -2 पाई पर जीरो वैल्यू आएगी, -4 पाई पर जीरो वैल्यू आएगी। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन का y = 1 लाइन का पॉइंट है वो मिसिंग होगा हर जगह से। तो यहाँ से हम वो पॉइंट को मिस कर दे। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग होगा, ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग होगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट मिसिंग होगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट मिसिंग होगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट मिसिंग होगा। तो यहाँ से मिस हुआ, लेकिन यहाँ पर डिफाइंड है, नीचे पॉइंट है हमारे पास में। तो हम बोलेंगे कि ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। दैट्स इट। ऐसा, ऐसे ऐसे हम डिफाइन करते। सॉरी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना। ये यहाँ पर भी ऐसे एक पॉइंट मिसिंग है और एक ऐसे डॉट है, और ये ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा इधर भी और इधर भी। हाँ, एनीवे, ए और बी का आंसर कर दो क्विकली। फर्स्ट मिसिंग और मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड। सेकंड आइसोलेटेड। पहले वाले में क्या बताया? मिसिंग मिसिंग। पॉइंट। मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट। हाँ, ये मिसिंग पॉइंट है। और ये वाला आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पॉइंट, करेक्ट। पहला वाला मिसिंग पॉइंट है बिकॉज बेसिकली इस फंक्शन को अगर आप वर्कआउट करो तो फंक्शन है क्या? ये फंक्शन बेसिकली 9 - x² ही बोला जाएगा। कब? when x is नॉट not इक्वल equal टू to 1, टू वन। and at x equal to 1 it is not defined। यस सर। नॉट डिफाइंड, तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ बिल्कुल वही इन्वर्टेड पैराबोला जैसा ग्राफ होगा, सिर्फ एक पॉइंट है जो मिसिंग होगा। कौन सा पॉइंट मिसिंग होगा उसमें? 1, ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऐसा 1, ग्राफ है। इसमें कौन सा पॉइंट मिसिंग होगा? 1, 8 पॉइंट जो होगा वो मिसिंग होगा, राइट ना। यस सर। तो 1, 8 पॉइंट को अपन हटा देते हैं इसमें से। 1, 8 यहाँ पर होगा, इसको हटा दो, दैट्स इट, फिनिश हो गया। ये ग्राफ हो गया इसका। अच्छा, ये जैसे अगर कोई आपसे बोले कि एक फंक्शन एफ एक्स है विच इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 1 टाइम्स साइन ऑफ x - 1 अपॉन x - 1, तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। हाँ जी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। ये फंक्शन पीरियोडिक है।
क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? माई क्वेश्चन इज वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक. इज इट I पीरियोडिक think फंक्शन? I think not. Miss, you think not means you are confident or you are just guessing? मतलब गेस तो नहीं किया, मतलब आर्गुमेंट तो है इस तरह। पीरियोडिक नहीं है. हाँ जी, पीरियोडिक नहीं. पीरियोडिक नहीं। पीरियोडिक नहीं है. Why? Because actually function, if you just try to define this function, it is sine of x minus 1 function, no doubt about it. But when x is not equal to 1, x equal to 1 पर तो ये डिफाइंड नहीं है, और x अगर 1 के इक्वल नहीं तब ये sin x minus 1 है, और sin x minus 1 फंक्शन जो है पीरियोडिक होता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो ग्राफ होगा वो साइन ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब साइन एक्स के ग्राफ को ही ड्रॉ कर दो आप. साइन एक्स के ग्राफ को ही ड्रॉ करो ऐसे. ऐसे होगा ना ग्राफ. लेकिन जो ये पॉइंट है ये 1,0 है. ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट कौन सा है? ये 0,0 नहीं है. ये पॉइंट क्या है? 1,0 है. और ये ग्राफ तो साइन एक्स माइनस वन का ग्राफ है, लेकिन हमारा फंक्शन ये नहीं है. हमारा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन. अदर देन वेन एवर एक्स इज इक्वल टू वन दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो ये सिर्फ इस ग्राफ में से क्या हटाना होगा आपको? इस ग्राफ में से ये डॉट हटा देनी है यहां से ये. अब ये ग्राफ पीरियोडिक नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर पीरियोडिक है तो जो जैसे ही इस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड है, तो ये अनडिफाइंड वाली सिचुएशन भी पीरियोडिकली रिपीट करनी चाहिए. तो इस वजह से ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है. इट इज पीरियोडिक फंक्शन. ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो. नॉन पीरियोडिक. तो ऐसे ऐसे जो है थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स जो है ऑप्शंस में बनाते हैं जब मल्टी आंसर करेक्ट प्रॉब्लम बनती है. तो चलो, ये दूसरा वाला तो आपने डिफाइन कर ही दिया. इसके लिए क्या बताया आपने? इसका डेफिनेशन को क्या चेंज किया कि भाई ये स्टेप ऑफ माइनस एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर एक्स इंटीजर है, अगर एक्स इंटीजर है तो क्या हो जाएगा बोलो? ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा. और अगर एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स नॉन इंटीजर है, तब क्या होगा? तो नॉन इंटीजर के केस में स्टेप ऑफ माइनस एक्स हो जाता है -1 माइनस स्टेप माइनस एक्स स्टेप ऑफ माइनस एक्स. वन। तो उस केस में तुम्हारा ये आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा. क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन इंटीजर पर ये -1 है, मतलब वाई को -1 लाइन आएगी ग्राफ पर. ऐसे करके अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पर वाई को -1 लाइन आएगी, लेकिन इस -1 लाइन में कौन से पॉइंट मिसिंग होंगे? कौन कौन से पॉइंट मिसिंग होंगे? इंटीजर पॉइंट्स. हाँ, इंटीजर पॉइंट जिनका भी एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है वो पॉइंट ऐसे मिसिंग होंगे. ऐसा ये ऐसे परफोरेटेड ऐसे आएगा. और वो पॉइंट कहाँ पर होंगे? वो पॉइंट एक्चुअली यहाँ से y मिस इक्वल टू करेंगे. 0 पे लाइक. हाँ, तो y इक्वल टू 0 पर वो पॉइंट को आप शिफ्ट कर दिया आपने ऐसे यहाँ से. तो आपको ऐसे डॉट, यहाँ एक डॉट नजर आएगी, यहाँ पर एक डॉट नजर आएगी. तो ये सब आइसोलेटेड डॉट्स है ना, इसीलिए इसको आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी बोल रहे हैं. तो क्वेश्चन कई. सर। हाँ, यस, बोलिए सर, बताइए. सर अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि जैसे स्कैटरिंग ऑफ डॉट्स हुई है फंक्शन में, तो हाँ, वो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी में आएगा? क्या बोला? क्या क्या फिर से बोलो. तो जैसे किसी फंक्शन में उसका उसका जैसे ग्राफ है, उसमें बहुत सारे ऐसा लग रहा है देखने में कि बहुत सारे पॉइंट्स को जो स्कैटर करा हुआ है। बहुत सारे पॉइंट को स्कैटर किया हुआ है, ठीक है. यस सर। सर तो वो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी में आ सकता है? आइसोलेटेड पॉइंट. ओके सर। देखो, आइसोलेटेड पॉइंट के लिए आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जहां जहां डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. दोनों साइड की लिमिट सेम होनी चाहिए. सिर्फ पॉइंट वहां से शिफ्ट हो गया है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पॉइंट डिफाइंड ही नहीं. पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो लिमिट के साथ मिसमैच्ड हो. या तो नीचे शिफ्ट हो जाए, ऊपर शिफ्ट हो जाए, कहीं उधर इधर उधर शिफ्ट कर दो, पॉइंट को स्टैगर कर दो, तो आइसोलेटेड पॉइंट है. अगर पॉइंट है ही नहीं तो मिसिंग पॉइंट है. तो मिसिंग और आइसोलेटेड पॉइंट दे आर वेरी क्लोज्ड, सिमिलर टाइप के हैं. सिर्फ ये है कि एक में वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक में वैल्यू डिफाइंड है, बट वो लिमिट से मिसमैच्ड है. दैट्स इट. तो आई थिंक एनफ एग्जांपल वी हैव टेकन ऑन दिस पार्ट. नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. नॉन रिमूवल में हम लोगों ने क्या बताया
कि जब लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे बिकॉज ऑफ वन और अनदर रीजन, एंड अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है मतलब है फंक्शन में कुछ लोचा है उस पॉइंट पे, नहीं उस नेबरहुड में कुछ इश्यू है फंक्शन के साथ में, कुछ ट्रबल है, तो वो ट्रबल तो तभी आप शूट कर सकते हो जब फंक्शन को रीडिफाइन करो। तो वी कांट रीडिफाइन द फंक्शन बाय एनी मैनर टू मेक इट कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इररिमूवेबल। इसमें तीन तरह की मैंने बातें बताई। जंप डिसकंटिन्यूटी, जब दोनों साइड की लिमिट फाइनाइट हो और अनइक्वल, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं कि दोनों साइड की लिमिट कैसी होनी चाहिए, हेलो, both limits are फाइनाइट एंड अनइक्वल। फाइनाइट finite एंड and अनइक्वल। unequal। तो जैसे ये इसमें देखो, इसके एलएचएल बताओ, आरएचएल बताओ, क्विक। व्हाट इज एलएचएल इन दिस केस एंड व्हाट इज आरएचएल इन दिस केस? कौन से पॉइंट पर हम बात करेंगे? ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू जीरो पर बात करेंगे। तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव क्या होगा? तो आप बोलोगे इट इज लिमिट एच माइनस पाई टेंडिंग बाय टू टू जीरो tan इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस एच मीन्स नेगेटिव एच, माइनस इंफिनिटी का tan इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव पाई बाई टू। राइट लिमिट लेंगे तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, tan इनवर्स ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय जीरो प्लस एच, 1/h किया तो ये आ गया tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी, तो हो गया पाई बाई टू। तो ऑब्वियसली इसमें जंप है, और जंप कितने का है? व्हाट इज द जंप हियर? पाई। हाँ, तो जंप इज कैलकुलेटेड एज आर एच एल माइनस एल एच एल मॉड। तो ये हो गया तुम्हारा पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू मॉड, दैट इज इक्वल टू पाई। तो पाई का जंप हो गया। ग्राफ पर अगर आप देखना चाह रहे हो तो ग्राफ एक्चुअली आपको इंडिकेट करेगा कुछ ऐसा। वैसे भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, क्योंकि 1/x डिक्रीजिंग है, नहीं सर, और tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो कंपोज फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और यहाँ कहीं पाई बाई टू है, यहाँ कहीं माइनस पाई बाई टू है, और इधर में लेफ्ट से आ रहे हैं तो हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? माइनस पाई बाई टू को इंटीग्रेट इंडिकेट कर रहा है, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे। और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में प्लस पाई बाई टू से भी ग्राफ ऐसे जा रहा है। इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पर ये जीरो। जीरो हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में वर्कआउट करोगे तो शायद आपको ग्राफ जो इसका नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा कि यहाँ से ये इट इज गोइंग लाइक दिस, और यहाँ से भी इट इज गोइंग ऐसे। एनीवे, तो इसमें ये जंप है, दिस इज द जंप। ये 0, पाई बाई टू है, और ये 0, -पाई बाई टू को इंडिकेट कर रहा है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी सिंपल, जैसे जिन टेक्स में क्या है? जिन टेक्स में जंप है एट ईच इंटीजर, एट एवरी इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फंक्शन में क्या है? जंप है, हर एक इंटीजर पर जंप है। और कोई एग्जांपल बताओ जिसमें जंप डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिली? Cot inverse cot x. यस, tan इनवर्स tan x, cot x, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। है ना? हाँ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इवन तुम्हारा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स में भी तो जंप है बच्चे। लेफ्ट लिमिट जो है तुम्हारी -1 है, और राइट लिमिट तुम्हारी क्या है? +1 है। वैल्यू डिफाइंड है, वैल्यू 0 है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। जंप के लिए हमें सिर्फ आरएचएल और एलएचएल देखना है। आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, F0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू F0 पॉजिटिव। यहाँ पर वैल्यू का कोई जिक्र नहीं, वैल्यू डिफाइंड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो जंप समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा टाइप क्या था? सेकंड टाइप क्या था नॉन रिमूवल में? इन्फिनिट टाइप। इन्फिनिट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इन्फिनिट टाइप डिसकंटिन्यूटी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, से when at least one side limit approaches to infinity, means limit is infinity, at least one of the two limits are infinity। जैसे कि फंक्शन है x/1 माइनस एक्स, 1/mod x, 1/mod x माइनस वन।
तो ये सब जो है इवन 1/ln x या ln 1/ln x when x is equal to at x equal to 1, ये सब में क्या है, ये सब इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। 1/mod x का ग्राफ कैसा होता है? तो mod x का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज mod x, एंड रेसिप्रोकल ऑफ mod x क्या होगा? व्हेन दिस थिंग इज गोइंग टू जीरो, द रेसिप्रोकल इज गोइंग टू इंफिनिटी, तो दैट ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसा। और इधर से भी ये ग्राफ ऐसा होगा। ये 1/mod x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1/mod x। तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट किधर जा रही है? इन्फिनिटी का अप्रोच कर रही है। वेर एज 1/x का ग्राफ कैसा होता है वो आप जानते हो। 1/x का ग्राफ होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी को जा रही है। तो कोई एक लिमिट अगर इन्फिनिटी को जा रही है तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारे केसेस समझ में आ गए? क्लियर है? यस सर। अब आती है बात जो थर्ड टाइप की जो इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, विच इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो वो फंक्शन वेयर द लिमिट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इरिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, रीजन कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ सम रीजन लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पर रीजन क्या है? रीजन है ऑसिलेशन, कि अगर फंक्शन इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी के साथ में, विद इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी फंक्शन इज ऑसिलेटिंग बिटवीन टू नंबर्स, तो ऐसे पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि वो फंक्शन एक्चुअली जब एक्स को एक सर्टेन नंबर की तरफ टेंड कर रहे हो तो वो फंक्शन कौन सी वैल्यू टेकअप करेगा। जैसे मैंने बोला कि एक फंक्शन है साइन ऑफ 1/x, एक फंक्शन है कॉस ऑफ 1/x। ये फंक्शन में जीरो पर इन्फिनाइट सॉरी ऑसिलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। क्यों है? जैसे अगर मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट y is equal to sin 1/x has no limit at x equal to 0, तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? कैसे? हाउ डू आई प्रूव दैट sin 1/x हैज नो लिमिट एट x equal to 0? तो लिमिट का यहां पर मतलब क्या होता है? लिमिट का जो क्लासिकल मतलब क्या होता है कि इफ आई से दैट fx लिमिट, ध्यान से समझो, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया कॉशी ने, तो कॉशी ने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ द कैलकुलस मीन्स मैथमेटिक्स प्रेजेंट किया, जिसको हम लिमिट बोलते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स, अगर बोला गया एल है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स इट मीन्स देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इनफाइनाइटेसिमल्स डेल्टा एंड epsilon such that whenever mod of x minus a is less than delta, mod of fx minus l will be less than epsilon। ये एक सिंपल सी एक लाइन की बात कौशी ने बोली। इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग ये था कि बोल रहे हैं कि अगर आप बोलते हो कि किसी फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू a पर l है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि a एक रियल नंबर है, और जब जब x का डिस्टेंस, ये क्या है? मॉड x माइनस a क्या है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। x एक वेरिएबल है, जब वेरिएबल x की का डिस्टेंस a से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाता है, लेस देन डेल्टा, डेल्टा खुद ही जीरो का अप्रोच कर रहा है, लेस देन डेल्टा मतलब x अप्रोचेस टू a, तो जब जब x a के इन्फिनिटेसिमली क्लोज होगा तो बोल रहे हैं तब तब fx की वैल्यू क्या होगी? तो बोल रहे हैं fx की वैल्यू भी एक रियल नंबर l के इन्फिनिटेसिमली क्लोज होगी। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि जब जब x जो है a के पास आएगा तो fx की जो वैल्यूज भी है वो एक नंबर l के पास जाएंगी।
तो अगर आप x को a के इन्फिनिटेसिमली क्लोज लाओगे तो फंक्शन की वैल्यू भी एक रियल नंबर, एक फिक्स रियल नंबर l के इन्फिनिटेसिमली क्लोज हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि वहां पर फंक्शन में एक क्लस्टर पॉइंट बन रहा है, इस जगह पर फंक्शन की डॉट्स जो है वो क्लस्टर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उसी को लिमिट पॉइंट बोलते हैं रियल एनालिसिस में, या उसी को लिमिट बोलते हैं। मतलब जहां लिमिट है ना, अगर लिमिट है तो वहां पर इन्फिनाइट पॉइंट्स फंक्शन के क्या हो रहे हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस का कॉन्टिन्यूटी लिमिट का जो कॉन्सेप्ट होता है तो इस तरह से आता है कि लिमिट पॉइंट आ गया। अब बात आ रही यहां पर हम कैसे बोल रहे हैं कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि x की वैल्यू a के इन्फिनिटेसिमली क्लोज है, बट fx की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग x के कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू l के साथ मर्ज नहीं हो रही, l पे कन्वर्ज नहीं हो रही। अगर मैं ऐसा शो कर दूं तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन की लिमिट नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि x तो a के इन्फिनिटेसिमली क्लोज जा रहा है, लेकिन ऐसा करने के प्रोसेस में फंक्शन की जो वैल्यू है, कम से कम एक वैल्यू फंक्शन की है जो l के क्लोज नहीं जा रही है, l से वो इनफाइनाइटली अपार्ट है। मेरी बात समझ रहे हो इस बात को? सिर्फ ये प्रूव कर देना मैथमेटिकली, मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अब आते हैं साइन वन बाई एक्स पर। ये साइन वन बाई एक्स को हम लोग फोकस करते हैं। साइन वन बाई एक्स फंक्शन क्या है? तो मैंने एक्स की कुछ वैल्यू देनी है आपको, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और उसके साथ साथ मैं एफ एक्स की वैल्यू आप बताएंगे मेरे को। एफ एक्स है तुम्हारा साइन ऑफ वन बाई एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू आपको लिखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू आप बताएंगे। एक्स की वैल्यू मैं दे रहा हूं 1/n पाई। एक्स की वैल्यू दे रहा हूं मैं 1/2n प्लस 1 पाई, या 2n पाई ऐसे दिया। फिर एक्स की वैल्यू मैंने दे दिया 1/, या 1/, भी नहीं दिया, 2/, दे दिया, ठीक है। 2/4n+1 पाई। एक्स की वैल्यू मैंने दे दिया 2/4n-1 पाई। एक्स की वैल्यू मैंने दे दिया 4/2n+1 पाई। आई कैन गिव यू इन्फिनिट मेनी अदर वैल्यूज एज वेल, बट आप ये सारी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, और मैं ये साथ के साथ ये भी बोल रहा हूं कि n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, n इज एन इंटीजर टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, द मोमेंट आई से दैट x is equal to these values where n is approaching to infinity and n is an integer, so do you agree that all these values are tending to zero? यस सर। यस सर। ये सारी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, दे ऑल आर इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू जीरो। Now, tell me the value of the function, output of the function corresponding to these input. 0 यहां पर जीरो आ गया, वेरी करेक्ट। यहां पर 0 जीरो आ गया, वेरी करेक्ट। यहां पर 1 वन आ गया, यहां पर -1 -1 आ गया, यहां पर चलो 4n लिख दिया, आप तो ज्यादा क्लैरिटी से बता सकते हो। अब बताओ 1/√2। 4n मतलब ये है कि n पाई प्लस पाई/4। n पाई प्लस पाई/4 में n इवन होगा, अगर n इवन होगा तो 1/√2, अगर n ऑड होगा -1/√2। -1/√2। तो मतलब +1/√2 भी आ सकता है और -1/√2 भी आ सकता है। क्या मतलब हुआ इस ये डिस्कशन का, क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि भाई x की वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज है, बट एफ एक्स की वैल्यू को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1/√2 भी हो सकती है, -1/√2 भी हो सकती है। ऐसे इनफाइनाइट अदर वैल्यूज पर मैं सारी दूसरी वैल्यूज भी दिखा सकता हूँ, तो ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब थोड़ा सा और बात आते हैं, ये फंक्शन के नेचर के बारे में मुझे बताओ पहले। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन? ऑड। ऑड फंक्शन। अब इस फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफिकली फील कर सकते हो कि कैसा ग्राफ होगा इसका? नॉट
फॉरएवर। मैं थोड़ा ऑड है, मतलब है कि जीरो के राइट साइड में ड्रॉ करूंगा तो लेफ्ट में मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच होगी, ये तो डाउटफुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती, -1 से छोटी हो नहीं सकती। एग्रीड और नॉट? यस। अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात, मैं कुछ कुछ बातें पूछते जा रहा हूं, आप मुझे बताते जाओ, बस उसी से सारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से, 1 भी नहीं, मैं बात कर रहा हूं π/2। अगर x की वैल्यू 2/π, x = 2/π पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। चलो जी, 2/π पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यहां होगा ग्राफ पॉइंट। और अगर x की वैल्यू 2/π से बड़ी हो, अगर x की वैल्यू, अगर x जो है 2/π से इंफिनिटी वेरी कर रहा है, तो 1/x कहाँ वेरी करेगा? 1/x की वैल्यू कहाँ वेरी करेगी? 0 to 0 से π/2। और 0 से π/2 इंटरवल में जो साइन फंक्शन है वो वैल्यू क्या लेता है? 1 से 0 के बीच में लेता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बाद फंक्शन ऐसे डिक्रीज करते हुए और ऐसे 0 जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इस पॉइंट के इधर क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2/π के इधर, जैसे कि मान लो 3/π ले ले, 3/π, 3/π तो इधर हो जाएगा, आई एम सॉरी, 1 वन बटा बाई के 0 हो जाएगा। 1/π पर क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। मान लो ऐसे 0 हो गया। और इसके बाद में फिर कभी -1 भी होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 2π वेरी कर रही है, ये भी समझो आप, x वेरीज 0 to π/2, 0 to 2/π, देन 1/x वेरीज whenever x varies 0 to 2/π, 1/x वेरीज, 1/x की वेरिएशन कहां से कहां तक होगी? π/2 to infinity। infinity। π/2 से इंफिनिटी। π/2 से इंफिनिटी में कितनी बार ये फंक्शन अपने एक पीरियड को क्रॉस करेगा? कितनी पीरियड्स हैं इसमें फंक्शन के? साइन इन्फिनिट। साइन फंक्शन के इन्फिनिट पीरियड्स हैं। इसका मतलब फंक्शन इन्फिनिट टाइम्स ऑसिलेट करेगा। यस सर। इंफिनिटी ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन π/2। तो इसमें जो है 2π 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 के इन्फिनिट इंटरवल है। मतलब ये फंक्शन क्या होगा कि यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे नीचे जाएगा, फिर नीचे से फिर ऐसे ऊपर आएगा, ऊपर आकर के फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा, ऐसे जा रहा है। लेकिन जितना आप क्लोज होते जाओगे ऐसे, ये ऑसिलेशन क्या होता जाएगा? ना फास्ट होता रहेगा। फास्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे फास्ट होता जाएगा ऐसे। तो जब वो 0 के पास जा रहा है तो इन्फाइनाइट टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। और फिर बिकॉज ये ऑड फंक्शन है, तो इधर से कहानी जो है ऐसे आएगी, जैसे -2/π पर -1 होगा, और -1 होकर के इधर में फिर ऐसे हो जाएगा, और इधर में ये कहानी फिर यहाँ पर भी ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यही ऑसिलेशन इधर भी होगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा ऐसे। तो जीरो से दूर जा रहा है तो आपको डेफिनेट उसकी वैल्यू आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उस समय 1/x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और इन्फिनिट कितनी बार वो पीरियोडिकली चेंज कर रहा है? तो इन्फिनाइट टाइम्स वो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स वो अटेन कर रहा है इतनी छोटे से डिस्टेंस में। मतलब कहां से कहां तक? आप पूरा मैप कितने में कर रहे हो? 2/π से -2/π, मतलब टोटल 4/π। 4/π मतलब 1 यूनिट से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है। 1 यूनिट डिस्टेंस में ये साइन फंक्शन इन्फिनाइट बार ऑसिलेट कर रहा है। तो 0 पर उसकी पोजीशन को बता पाएंगे आप कि वो कौन सा वैल्यू ले रहा है? -1 भी ले सकता है, और फिजिकली आप देख भी रहे हो, अच्छा वो 0 वैल्यू भी ले रहा है, जबकि इन्फिनिटेसिमली 0 के क्लोज है। ये भी वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, वहां पर वैल्यू 0 आ रही है। ये भी वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, वहां 1 आ रही है। ये भी वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, वहां -1 आ रही है। इसका मतलब है कि -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले सकता है। तो ये बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन लिमिट इसकी हम नहीं बता सकते। सेम थिंग इज हैपनिंग विद cos 1/x, ओनली थिंग इज द ग्राफ इज सिमेट्रिक बोथ साइड। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई। यस सर। ये सबसे ज्यादा यही वाला है जो पूरे टॉपिक्स में क्वेश्चंस में आपको ट्रबल करेगा। जहां कहीं ऑसिलेटिंग एलिमेंट आएगा वहां पर लफड़ा हो जाएगा, चाहे डेरिवेटिव की बात करेंगे, चाहे कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, चाहे डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा इस पे बकवास करी है कि आपके दिमाग में वो चीजें रहें, इन प्रिंट फॉर्म में रहें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी।
वन सेकेंड, एक दो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं ना। चलिए, बोल रहे ऑब्जर्व द फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग ग्राफ टू ए। इससे पहले एक क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं जरा। तो ये सारे केसेस कर ही लिया आपने, हाँ ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इसको देख करके आप बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, क्विक जल्दी। ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ को देख करके व्हाट डू यू कंक्लूड? एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Yes, sir. True. आर्ग्यूमेंट क्या है? कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए होता है? वैल्यू और लिमिट सेम होनी चाहिए। -1 पर वैल्यू क्या है? 0, और फंक्शन इंडिकेट भी किधर कर रहा है? 0 को। लेफ्ट में डोमेन नहीं है तो आई डोंट केयर। ठीक है, तो ये सही है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एफ हैज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। Yes, sir. एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट लिमिट है माइन, इधर कुछ है, और राइट लिमिट 0 है, तो यहाँ पर ये जंप है, तो इरिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। सही बात है, ये भी ट्रू है। एफ हैज आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी एट 1। True. ट्रू। Yes. एफ हैज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट 2। ट्रू। True. ट्रू। ट्रू। एक्स इक्वल टू 3 इज नॉन रिमूवेबल बट इन्फिनिट टाइप डिसकंटिन्यूटी। Yes, sir. True. ग्रेट। क्वेश्चन देखो, और 10 सेकेंड लगना चाहिए हर एक पार्ट के लिए, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। आपको बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है इसमें। 2 to the power 10x एक्स इक्वल टू π/2। Infinite type. Non-removable. इरिमूवेबल इन्फिनिट टाइप, वेरी करेक्ट। Infinite. डी। Infinite type. यहाँ भी इन्फिनिट टाइप है ना? Yes, sir. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? Jump type. मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, लेफ्ट लिमिट इज -1. -1 एंड आर एच एल इज +1. 1, सो जंप डिसकंटिन्यूटी, ये भी रिमूवल है। लास्ट, Jump discount. जंप डिसकंटिन्यूटी, आर एच एल एंड एल एच एल। आर एच एल बता दो इसकी क्या है? लिमिट एच गोइंग टू 0, 2 + h अपॉन 2 + h। क्या? RHL 1 है. आर एच एल जो है वो 1 हो जाएगा, और एल एच एल क्या हो जाएगा? 1/2. हाँ। हम्म, यस। 2 - h का इंटीजर पार्ट ओवर 2 - h करेंगे तो नीचे तो 2 को अप्रोच करेगा, ये ऊपर 1 हो गया, तो 1/2 -h हो गया, तो 1/2। तो इसमें भी क्या है? जंप डिसकंटिन्यूटी है। ये सभी रिमूवल टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी, करेक्ट। Yes, sir. फटाफट देखो और बताओ किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। पहला वाला तो हो चुका है, पहले से छोड़ दो, दूसरा वाला भी हो चुका है। सी पार्ट का आंसर करो। पहला वाले में कैसी है? Missing point. मिसिंग मिस, पॉइंट। और दूसरे में भी मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट। तो ये दोनों में तो मिसिंग पॉइंट थी। ये सी पार्ट का आंसर करिए, क्विक। जिसका आंसर हो जाएगा वो लोग एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में लिखूंगा, वो करते रहेंगे। इवेलुएट द लिमिट x approaches to 2, x to the power 6 minus 24x minus 16 over x cube minus 2x plus 12।
हाँ जी, व्हाट अबाउट द सी पार्ट? Isolated point. आइसोलेटेड पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आइसोलेटेड हैं? 4 and minus 1 pi by 2. एफ एक्स इज सिग्नम ऑफ कोसाइन ऑफ 2x माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस 3। क्या ऑब्जर्व किया? Cos 2x को 2 sin square minus. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ यू लुक एट दिस अंडरलाइंड एक्सप्रेशन, दिस वन, दिस थिंग कैन हैव द मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? -3. हाँ, जब अगर वो पॉसिबल, ये भी देखने वाली बात है कि भाई अगर ये -1 हो जाए और ये 1 हो जाए साइन एक्स, तो उस केस में -3 होगी, और -3, ये -3 से छोटी वैल्यू उसकी पॉसिबल नहीं। ठीक है, -3 अगर हो गया तो टोटल वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये देखने वाली बात है कि कब ये वैल्यू -3 होगी, ये वाली वैल्यू -3 कब होगी, ये देखने वाली बात। कब होगी उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे बोल दो कि जब कोसाइन 2x की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए, और साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, और ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। साइन एक्स 1 कब होता है आपको पता है? साइन एक्स 1 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 4k+1 π/2 होती है। और whenever x is 4k+1 π/2, 2x is equal to 4k+1 π, which is odd multiple of pi, and therefore I can claim that cosine 2x is definitely equal to -1. So at all 4k+1 π/2, this thing will become -3, और ये 0 होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा कि इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 0 कब? whenever x is equal to 4k+1 π/2, and it is equal to 1 whenever x is not equal to 4k+1 π/2. Can we say that? अब इसमें मैंने क्वालिटेटिवली सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, बट दूसरा तरीका था कि cos 2x को आप लिख सकते थे क्या? 1 - 2 sin²x -2 sin x +3, ऐसा फंक्शन को लिख देते आप। और फिर आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, ये तो 3 + 1 4 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? -2 कॉमन लेके क्वाड्रेटिक. हाँ, -2 कॉमन ले करके और इसको क्वाड्रेटिक बना दो, तो ये क्या आएगा? -2 कॉमन लिया तो क्या मिला हमें? sin²x एंड +sin x, और टू. -2 आ गया। और फिर आप ये बोल सकते हो कि इसको, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो और दिखा दो, या फैक्टर कर दो, आपकी मर्जी है। फैक्टर भी कर सकते हैं ना इसका, Yes sir, sin x plus 2 sin x + 2 minus एंड, sin x Fine. minus 1. हाँ, यहाँ पर सिग्नम फंक्शन भी लिखेंगे हम बाद में, चलो ठीक है। तो इसको हम फैक्टर करके, इसको हम सिग्नम ऑफ दिस लिखें, या सिग्नम ऑफ दिस लिखें, या सिग्नम ऑफ, इसको लिख दिया मैंने -2 इंटू साइन एक्स +2 इंटू साइन एक्स -1। तो फाइनली आपके पास है कि सिग्नम ऑफ 2 टाइम्स 2 + sin x लिख सकते थे इसको, और 1 - sin x लिख सकते थे। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ यू टॉक ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इक्वालिटी कब होगी? तो इक्वालिटी वही वाली बात आ गई, इक्वालिटी जब एक्स साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब x इक्वल टू 4k+1 π। बस खत्म हो गया। नाउ गो टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्या हाल है भाई बताओ? 0 ऊपर फाइनाइट, 0 है नीचे फाइनाइट है. क्या क्या? जीरो आ रहा है सर। 0. 0 आ रहा है? सर डिनोमिनेटर तो फाइनाइट ही है ना? डिनोमिनेटर है x3। अच्छा, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? फाइनाइट 0.58 आ रहा है इससे जीरो। ओह, प्लस कर दो बेटा डिनोमिनेटर भी।
यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ प्लस करो यहाँ माइनस करो, मैंने थोड़ा सा मिसमैच हो गया इसका। यस जी, प्लीज आंसर नाउ। वो तो एकदम स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम थी, इंडिटरमिनेट केस ही नहीं बन रहा था। क्या कौन सा फॉर्म है? 0/0। 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म अगर है, और उस कंडीशन में 0/0 फॉर्म है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू सम फाइनाइट नंबर, मींस whenever you have limit x approaches to a f of x by g of x of the form 0/0। ध्यान से समझो मेरी बात को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, that is fx and gx, are approaching to 0, and they are approaching to 0 means fx and gx both have what? Have x minus a to the power k, where k is positive, or its equivalent। यहां पर हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट इन्फिनेटेसिमल एज फैक्टर। अगर कोई लिमिट जीरो, ऐसा f/g टाइप की कोई लिमिट है, x a को अप्रोच कर रहा है और वो लिमिट 0/0 फॉर्म अगर अटेन कर रही है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब न्यूमरेटर का जो फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हों। कोई भी एक्सप्रेशन जीरो को अप्रोच कब करता है? जब उसमें एक जीरो होने वाला एक फैक्टर हो उसमें जो जीरो हो रहा हो। अब फैक्टर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्स माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा है। एक्स माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस ए का कोई भी पॉजिटिव फाइनाइट पावर भी जीरो को अप्रोच करेगी। के पॉजिटिव है और फाइनाइट है, तो इस वजह से मैंने बोला कि एक्स माइनस ए टू द पावर के वेयर के सम पॉजिटिव रियल नंबर, वो इसमें फैक्टर है। कहाँ? एफ एक्स में भी फैक्टर है और जी एक्स में भी फैक्टर है। ऐसा होना चाहिए। उसी फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, उसको फैक्टर आउट करना, और फैक्टर आउट करके कॉमन फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना, इसी को बोलते हैं लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन। यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स को 2 अप्रोच कर रहे हैं तो ये जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0/0 फॉर्म है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। और इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर है। क्या फैक्टर है? x-2, या x-2 का कोई पावर फैक्टर है। और अगर वो फैक्टर है तो उसी फैक्टर को आपको फैक्टर आउट करना है, फैक्टराइज करना है। तो दो अप्रोच इसमें होगी। आप कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को? सिंप्लीफाई करके या फिर उससे फैक्टराइज आउट करना, इस कर तरह से लिया। किया। इसमें देखो, अगर आप थोड़ा सा स्किलफुली करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा, तो आप ऐसे करो, जुगाड़ से अगर करना है तो। अदरवाइज एक एकदम बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका है, वो भी मैं डिस्कस कर देता। कोई बताएगा कि कैसे करें? हमें पता 2 फैक्टर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे पहले, x-2 से। हाँ, तो उसमें आप जो है ना कॉम्पेंसेशन मेथड यूज करें। x⁶ है बेटा, है ना? तो अब x-2 फैक्टर हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे न्यूमरेटर में। तो x6 - 2x5 लिख दो।
2 से मल्टीप्लाई करके वो। अब 2x5 मैंने सब्ट्रैक्ट किया सो दैट x5 कॉमन लेके यहाँ x-2 फैक्टर मिल जाए। तो जो ऐड किया उसको कंपनसेट करो, 2x5 ऐड भी कर दो। अब 2x5 के साथ फिर से x-2 बनाने के लिए -2 -4 टाइम्स x⁴ कर दो। क्यों? आई एम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग so that I am ensuring the x-2 factor. Here also if you take 2x⁴ कॉमन, x-2 फैक्टर फिर से मिल जाएगा। अब इसको कॉम्पनसेट करो तो लिखो +4x x⁴ और इसके लिए -8x⁴ कर दो। समझ में आ रही बात? क्या मैं कर रहा हूं, समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। +8x² लिखा, -16x कर दिया और +16x कर दिया। 1 सेकेंड, हाँ, -16 +8x² के साथ -16x किया। अब क्या करेंगे? यहां तक तो ठीक है, देखो कॉम्पनसेट हुआ, एट माइनस एक्स एट स्क्वायर एक्स भी कर दिया। कॉम्पनसेट हो गया। -24x था यहां पर, है ना? मुझे -16x चाहिए था, तो प्लस क्या हुआ? 32। 1 सेकेंड, यहां तक ठीक है जी। क्लियर करो, x-2 यहाँ बन रहा है ना? ठीक यस है। सर। इसको कॉम्पनसेट किया, 8x² हुआ। 8x² के लिए मुझे चाहिए -16x, 8x कॉमन लेके x-2, और यहाँ पर -8x लिख दिया मैंने। और यहाँ पर भी हमने कुछ गड़बड़ था लग रहा है न्यूमरेटर में। -8x -16। हाँ, -8x -16 हो गया। -16 होना चाहिए, +16 होना चाहिए। यहाँ +8x करो बच्चे, -8x ही तो है यार। -8x और x को 2 पुट किया था, तो यहाँ पर क्या आया था? जरा एक मिनट चुप, चेक करो तो। 2⁻6 कितना है? 64। 64 64। और ठीक तो है, तो कहाँ पर गड़बड़ हो रही है? +16 आएगा ना। +16। न्यूमरेटर 0 को तो अप्रोच कर रहा है x⁻2 पर। -8x +16, +16 के लिए -16। एक सेकंड मुझे चेक करने दो भाई। (4x⁴) x⁻6 -24x -16 था। 0/0 फॉर्म बिल्कुल क्लियर है। एंड दैट इज ऑल्सो क्लियर, ये भी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। 8x³ अच्छा 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 अच्छा। हमने क्यों भी हाँ बनाया हाँ था। हाँ 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 हाँ। देर इज अ ट्रबल वी हैव कमिटेड वन एरर हियर। यहाँ तो ठीक था, यहाँ तो ठीक था। यहाँ पे 2x5 था, हमने लिखा -4x4 ना। यहाँ पर गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ था? इसको थोड़ा रीराइट करो। 8x क्यूब आएगा पहले। एट क्यूब एक्स क्यूब था, तो +8x³ किया वहां पर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 16x² करना पड़ेगा। स्क्वायर। चलो अब कर लो, कंप्लीट कर लो फटाफट। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको वर्कआउट करना। तो +16x² आ गया, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 32x करना पड़ेगा। एंड +32x -16 माइनस +8x -16 हो गया, है ना? क्योंकि -32x है, यहाँ -24 है, तो +8x हो गया -16। वो होना भी चाहिए ना कि अल्टीमेटली कैंसिल, पूरा का पूरा बैलेंस हो जाना चाहिए।
तो ये भी और ये भी और ये भी, और नीचे इसी तरह से एक्स क्यूब, नीचे बताओ एक्स क्यूब। अब यही काम टू डिनोमिनेटर एक्स में, स्क्वायर प्लस -2x² प्लस 2x² माइनस -4x -4x प्लस 6x -12। plus 6x minus 12. And now you pair and you get the answer. What do you get? Every pair, if you just take a suitable factor, so x minus 2 फैक्टर आएगा, तो x minus 2 फैक्टर न्यूमरेटर में आ रहा है, उस फैक्टर को अलग करो तो क्या बन रहा है यहाँ पर बन रहा है x की पावर 5 5 प्लस माइनस प्लस 2x4 प्लस 4x³ प्लस 8x² प्लस 16x प्लस 8। ये 8। न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? यू टेक अगेन x-2 इन द डिनोमिनेटर एज वेल। व्हाट वी लेफ्ट विथ यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 6। 6 Now the common factor is out. You factor this, cancel the factor, and x approaches to 2. This is determinate. What is the answer? You can get it. 2 to the power 5 is 32. 32 plus 32 plus 32. It's going 32 only, no? 32. How many times you are getting 32? 1, 2, 3, 4, 5. 32 into 5 plus 8. Over in the denominator, what we are getting? हाँ प्रांशु बोलो। तो 4 plus इसे 4 करने plus का 6. मोटिवेशन क्या था? हाँ क्या 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 क्या? मतलब जैसे आपने ये सीरीज बनाया तो इसका लाइक मोटिवेशन क्या था? इसका मोटिवेशन सिर्फ ये था कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, x-2 फैक्टर को बाहर निकालना। और भी तरीके से कर सकते हैं, इन जनरल फैक्टराइज करने में ये चीज काम आती है, इवन सॉल्विंग इक्वेशन में भी काम आती है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिजायर्ड फैक्टर निकालते जाओ और वो फैक्टराइज हो जाएगा। दूसरा तरीका जो था वो बाइनोमियल वाला मेथड है कि आप इसको ऐसे कर लेते, इसको लिख देते लिमिट x की जगह 2 + h कर दो, तो h टेंडिंग टू 0 कर दो। इसको लिखो 2 + h की पावर 6 -24 टाइम्स 2 + h -16 over here also you write 2 + h cube plus 2 times 2 + h -12, और फिर इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर दोगे और लीनियर वाला टर्म कैंसिल करके और वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो वो भी एक तरीका है। ज्यादा ये समटाइम्स ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। कई बार बाइनोमियल एक्सपेंशन हम नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में हम ऐसे फैक्टराइज करना भी आना चाहिए आपको। यस सर। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, तभी हर जो जो स्किल्स पर लिमिट निकाली जाती है वो सारे पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बीच बीच में मैं क्वेश्चंस ऐसे लेता रहूंगा। ठीक है, चलो आगे चलें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेसिक पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर है? सर। हाँ बोल, कुछ बोल रहे थे शिवम? सर मैं बस ये कह रहा था कि क्लियर है। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डू वी हैव लिटिल टाइम? यस वी हैव। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब कि जब कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में टेस्ट करनी। एक फंक्शन मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला कि भाई ये फंक्शन को एक क्लोज इंटरवल 0 से 10 में या a to b में इसकी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करो। तो जो क्वेश्चन आप लोगों का फंडामेंटल था, जब हम लोग जब मैंने डिफाइन किया कि हाउ टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो उसमें आप में से किसी ने पूछा था कि सर ऐसे तो हर पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू निकालनी होगी, तो किसी इंटरवल में तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो क्या हम वो सारे इन्फिनिट पॉइंट पर टेस्ट करेंगे? तो यस, उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं कि हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट write down the algebra of continuity, means what are the algebraic rule the continuity follows. I hope you remember the algebra of limit. लिमिट का अलजेब्रा में आपको कुछ बातें बताई गई होंगी, जैसे जैसे कि अगर एफ एक्स फंक्शन का एक्स अप्रोचेस ए पर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है और मान लो वो L1 है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन जी एक्स है, उसकी लिमिट भी ए पर एग्जिस्ट करती है और L2 है। तो आपको ये बताया गया होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के टाइम्स एफ एक्स क्या होगा? तो आप बोल रहे हैं के को बाहर निकाल सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर ना, कांस्टेंट यस फैक्टर को आप सर। बाहर निकाल सकते हैं। यस।
इसी तरह से आपको बताया गया होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, मतलब दो फंक्शन का समेशन है या डिफरेंस है, तो उस पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। होता है ऐसा, लिमिट एक्स अप्रोच, समेशन की बात करें, डिफरेंस तो आप अंडरस्टूड है, कर लेंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी एक्स। ये जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट जिसको बोलते हैं, ये जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या है, ये बात हमेशा सच नहीं है। जैसे ध्यान से देखो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और मैंने बोला कि 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² एंड सो ऑन n/n²। अगर मैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट पे जाऊं कि लिमिट एडिशन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हमने अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी 1/n² प्लस लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी 2/n² and so on and so forth. You'll write the limit n going to infinity n/n². n/n² means 1/n. And therefore, each of these limit is 1, 0. So 0 plus 0 plus 0 plus 0 and so on and so forth. You got 0 and summation of this is equal to 0. So you will basically you'll say that this limit L exists and it is equal to 0. But is it true? No, sir. नो It's, सर। it's not true. Why it's not true? Because if you, rather than distributing the limit, if you just add this function and simplify, then find out its limit approaches n infinity, you'll get the numerator is summation of first and natural number, and therefore it is n into n+1/2. तो आ जाएगा तुम्हारा n+n² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n², यही आएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. और देयरफॉर इसकी लिमिट एक्चुअली जो आ जाएगी वो आ 1/2. जाएगी 1/2। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्या लिमिट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन कब, फाइनाइट मेनी टर्म्स के एडिशन पर। फाइनाइट मेनी टर्म्स का एडिशन हो रहा है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इन्फिनिट टर्म्स के एडिशन पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। फ्लॉ आएगा, हमेशा नहीं, कुछ एक केसेस में आएगा। कब आएगा, जब ईच टर्म इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्फिनिट, तो उसको बोलते हैं कि ये सब इन्फिनिटेसिमल्स हैं। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स हैं तो उनका सम करेंगे तो एक इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी ही आएगी। फाइनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल एड अप टू बिकम एन इन्फिनिटेसिमल, कुछ ऐसे कि बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं बट फाइनाइट नंबर में है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉप्स को इकट्ठा करके ड्रॉप ही बनेगी। बट इन्फिनिट नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल होते हैं। तो इन्फिनिटेसिमल्स की कहानी क्या होती है कि ये बड़े स्ट्रांग है। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगे तो ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल कैन एड अप टू बिकम अ बकेट ऑफ वाटर। इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल कैन एड अप टू रिमेन इन्फिनिटेसिमल ओनली। इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल कैन एड अप टू बिकम इन्फिनिटी ऑल्सो। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भी बढ़ सकता है, बूंद बूंद से तालाब भी बन जाएगा, बूंद बूंद से रिवर भी बन जाएगी, ओशन भी बन जाएगा, और बूंद बूंद इकट्ठा होकर बूंद भी रह सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये वाला क्या था, बूंद बूंद इकट्ठा होकर के एक बकेट ऑफ वाटर, हाफ बकेट ऑफ वाटर बन गया। लेकिन एक सिचुएशन, इसी में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, 1/n³ प्लस 2/n³ प्लस 3/n³ अप टू n/n³। अब क्या होगा बोलो, 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो जाएगा। मतलब अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स वही रखे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज को मैंने चेंज नहीं किया, साइज उसका छोटा कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया तो साइज छोटी हो गई। तो हर एक बूंद के साइज को, हर एक ड्रॉप के साइज को छोटा कर दिया रिलेटिवली, कि वो उसके नंबर वाले इफेक्ट को क्या कर दिया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये लिमिट 0 ही आ रही है।
अब देखो, इसी केस में मैं और गेम करने जा रहा हूं, लिमिट एन गोइंग टू इन्फिनिटी रख रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर एन क्यूब ही रख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में एन क्यूब ही रख रहा हूं, बट न्यूमरेटर में 1 + 2 + 3 ऐसे लेते जाते कहां तक जा रहा हूं, एन स्क्वेयर। अब क्या कर दिया, पहले एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स थी, अब मैंने एन स्क्वेयर नंबर ऑफ ड्रॉप कर दिया। अब कहानी क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बोलो, एन n स्क्वायर minus इंटू 1 to n plus 1। n² + 1 एन स्क्वायर प्लस 1/n³ हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, यही आएगा ना। यस सर। अब ये इनफाइनाइट आ जाएगा भाई, अलग अलग, अलग अलग ये सारे जीरो हैं। तो ये है जीरो की स्ट्रेंथ, ये इन्फिनिटेसिमल की कहानी। इसीलिए मैंने बोला कि इन्फिनिटेसिमल पर अगर लिमिट समझनी है तो इन्फिनिटेसिमल को समझना चाहिए। और इन्फिनिटेसिमल समझने के लिए हमें अच्छा खासा 25-30 मिनट का इन्फिनिटेसिमल पे डिस्कशन होना चाहिए। विल डू इट, करेंगे कभी। बट थोड़ी बात समझ रहा है, अलजेब्राइक रूल में एडिशन रूल रिस्ट्रिक्टेड है, इस बात का ध्यान रखना। फाइनाइट मेनी टर्म्स पे आप एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, बट इन्फिनिट टर्म्स है तो आप ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, रेशियो पे कर लेते हैं, है ना, जब डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं हो रहा है, रेशियो पर भी कर सकते हैं। और और कंपोजिशन का रूल भी है ना, कि लिमिट एक्स गोइंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स है, तो क्या लिमिट को आप अंदर कैरी कर सकते हैं। अगर f(x) कॉन्टिन्यूअस हो। हाँ, कहाँ पर, a पर। g ए, of x पर। हाँ ये कर सकते हैं जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, g of a। जी ऑफ ए भी मत बोलो, लिमिट ऑफ ए, एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स पर। मान लो ये लिमिट के आ रही है, क्योंकि देखो बेटा एक्स ए होगा नहीं तो जी एक्स भी जी ए वैल्यू लेगा नहीं। वो क्या वैल्यू लेगा, एक्स ए के बहुत क्लोज जाएगा, तो जी एक्स भी कोई ना कोई नंबर की तरफ जाएगा। वो जो भी नंबर की तरफ जा रहा है वहां पर एफ की कंटिन्यूटी अगर है तो आप लिमिट को अंदर ले आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले आ सकते। तो ये लिमिट के कुछ अलजेब्राइक रूल थे जिसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ बात करी। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आप थोड़ा सा कर लें, फटाफट एक एक पॉइंट में बोलते जाए, उसको लिखते जाइए, और फिर क्लोज कर देते हैं आज के डिस्कशन को यहीं पे। तो मैंने बात करी क्या, कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है एट सर्टन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पर दो फंक्शन कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, मतलब एफ का लेफ्ट लिमिट, एफ का राइट लिमिट और एफ का वैल्यू ए पर इक्वल है, और जी का लेफ्ट लिमिट जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए प्लस और जी ए सेम है, और ये रियल एंड फाइनाइट नंबर्स हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं। देन फॉलोइंग रिजल्ट ऑलवेज होल्ड गुड, लिखते जाइए फटाफट अपने नोट के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, k टाइम्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ k इज फाइनाइट। किसी फंक्शन को कोई फाइनाइट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो k टाइम्स दैट फंक्शन विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट लिमिट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर इक्वालिटी है और फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है, दैट इज द सिंपल जस्टिफिकेशन। ये सब आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा रूल जो है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। आई डोंट थिंक कि मुझे प्रूफ करने की जरूरत है, आप सीधे वेरीफाई करके दे सकते हैं। लेफ्ट लिमिट में ऐड होगी, राइट लिमिट में ऐड होगी, वैल्यू वैल्यू से ऐड होगी। तो जब ऑलरेडी ये लिमिट्स इक्वल है तो इनका समेशन भी इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसे सब्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। एंड अलजेब्रा से आप इस बात को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। दो कंटिन्यूस फंक्शन का रेशियो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि जो डिनोमिनेटर का कंटिन्यूस फंक्शन है वो जीरो वैल्यू ना अटेन कर रहा, जी ए जीरो नहीं होना चाहिए। जी ए जीरो हुआ तो ऑब्वियसली लिमिट भी जी जीरो हो जाएगी जी ए की, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू फिर वो फाइनाइट नहीं होगी।
तो इस वजह से सिर्फ वो पॉइंट जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसको आपको रूल आउट करना है। उस पॉइंट को छोड़ के रेस्ट ऑल द पॉइंट एफ बाई जी भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होगा। और कंपोजिशन की बात कर लें, यहां तक बात समझ में आ रही। इसके बाद एक और पॉइंट लिख देंगे कि एफ ऑफ जी एक्स, देखो यही 5 अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन। एफ ऑफ जी एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस कब? एफ कॉन्टिन्यूअस है ए पर, जी भी कंटिन्यूअस है ए पर, तो एफ जी एक्स कंटिन्यूअस होगा। एफ जी एक्स कंटिन्यूअस होगा कब? भाई जी एक्स तो कंटिन्यूअस है ए पर, बट अगर जी, एफ कॉन्टिन्यूस है जी पे। हाँ, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए नहीं, एक्स इक्वल टू जी। जी ऑफ G ए। of X. यस, क्योंकि एफ को इनपुट जी ए मिल ही नहीं रहा है, एफ को इनपुट तो मिल रहा है जी ऑफ ए। तो जी ऑफ ए पर एफ की कंटिन्यूटी जरूरी है, ए पर कंटिन्यूटी नेसेसरी नहीं है, जी ऑफ ए पर कंटिन्यूटी नेसेसरी है। तो कंपोजिशन का रूल भी आ गया। तो ये जो है अलजेब्राइक रूल है जो आपको पता होने चाहिए। बट इसके अलावा भी कुछ बातें होती, ये तो फिक्स्ड हो गए ना, ये तो फिक्स्ड हो गए। f is continuous at a and g is continuous at fa, then gfx is continuous at a, this is true. बट अब कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि ये तो आपने कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के को ऑपरेट करके बताया कि ऐसा होता है। अब बात आती है कि अगर एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा, और अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा। दोनों कंटिन्यूअस की बात कर ली आपने, फिर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस हो तो अलजेब्रा कैसे ऑपरेट करेगा, तब वो फंक्शंस कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, उस पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन के बारे में बताओ। जैसे ये फंक्शन क्या है, एक्स साइन एक्स, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक फंक्शन है जी एक्स इक्वल मॉड एक्स। अब बोल रहे हैं कि दे आर कंटिन्यूअस एट जीरो। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो ये भी कंटिन्यूअस है। एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब इस दो फंक्शन की कंटिन्यूटी का रेफरेंस देते हुए मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू is कंटिन्यूअस। is continuous at x equal to 0। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स ही बन गया ना ये। हाँ जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर वर्चुअली आप देखो तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव पर यही Yes. आएगा और x नेगेटिव पर माइनस इंटू माइनस करके वही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलो गॉफ एक्स, गॉफ एक्स क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू is continuous at x belongs to x real। अब ये जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो, ये उस अलजेब्राइक रूल की वजह से कर रहे हो। बिना टेस्ट किया, हमने कोई नहीं टेस्ट किया, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, बट बिना टेस्ट किया हमने बोला कि अच्छा ये x कंटिन्यूअस है, साइन x कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर प्लस टू पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, तो दो कंटिन्यूअस का रेशियो कंटिन्यूअस है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। फिर उसके ऊपर एक मॉड फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है उसको कंपोज किया, तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो डिसीजंस लेंगे आप बिना टेस्ट किए हुए वर्बली, दिस इज द पर्पज ऑफ दिस अलजेब्रा, जस्ट डिस्कसिंग द अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, अब कुछ बात आती है आपसे कि जैसे ये सब तो बात डिस्कस हो गई, सम ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस फंक्शन। दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम या डिफरेंस कंटिन्यूअस हो सकता है। ये बात सच है या झूठ है? यस सर, हो सकता हो सकता है, सच है आप बोलोगे तो एक एग्जांपल देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हम बोल रहे हैं, होगा ऐसा नहीं बोल रहे। तो यू हैव टू गेट मी वन एग्जांपल
जैसे सिग्नम ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स एंड सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। ठीक है जी, मान लिया मैंने आपकी बात को। दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ऐड करके क्या हो जाएगा, ऐड करके जीरो आ जाएगा, तो कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? एफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप स्टेप फंक्शन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। At every integer, both are discontinuous, but if you add them, तो f प्लस जी क्या आ जाएगा बोलो? एफ एक्स प्लस जी एक्स सिंपली पॉलिनोमियल एक्स हो जाएगा, तो वो तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का समेशन कंटिन्यूस हो सकता है। तो जब दोनों कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली आपका रूल एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो ये मत बोल देना डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस का भी एग्जांपल दे दो। डिसकंटिन्यूस जैसे कि जिंट एक्स डिसकंटिन्यूस है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स मतलब नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और इन दोनों को ऐड कर लो तो डिसकंटिन्यूस आएगा। चलो जी। अच्छा, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, या चलो दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इज इट ट्रू? दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पूछा जरा आपसे। यस सर, हो सकता हो सकता है। है। यस, हो सकता है, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यही एग्जांपल दे सकते हैं, सिंटैक्स और वन बाय सिंटैक्स। हाँ 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 हाँ। प्रोडक्ट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या एग्जांपल दिया तुमने? सिंटैक्स और वन बाय सिंटैक्स। एफ एक्स इक्वल टू जिंटेक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई जिंटेक्स। कौन से पॉइंट पर? इंटीजर पॉइंट्स पर ही कह सकते हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? वन। नहीं आएगा वन ना। जिंटेक्स इंटू वन बाई जिंटेक्स, तो इट इज इक्वल टू वन आएगा जब एक्स नॉन इंटीजर है, एंड इट इज नॉट डिफाइंड आएगा जब एक्स इंटीजर है। सिंटैक्स तो डिफाइंड होगा। नहीं फ्रैक्शनल नहीं यूज किया जानती है। नहीं, इसमें इसमें आप बोल दो कि अ, एक थोड़ा सा आपको इसमें देना चाहिए था कि एक्स इज नॉन जीरो। नॉन जीरो पर उसके अलावा तो हाँ, मतलब आप ऐसा बोल दो कि तब हो जाएगा। आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन जो हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो भी मत बोलो, जीरो टू वन पूरा ही हटा दो, क्योंकि जीरो से वन इंटरवल में ये दूसरा वाला फंक्शन जो जी एक्स है ये डिफाइंड ही नहीं होगा। उसके बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सही है। चलो ये अगला इसका बताओ। सम ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस को एक डिसकंटिन्यूअस से सम करोगे तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि एफ ऑफ ए नेगेटिव और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए पॉजिटिव तो मैच कर रहा है। जी ऑफ ए नेगेटिव और जी ऑफ ए और जी ऑफ ए पॉजिटिव में कोई एक मिसमैच्ड है। मान लो ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? अगर मान लो हम फंक्शन एच एक्स बोल रहे हैं, क्या एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली एच ऑफ ए नेगेटिव क्या होगा? एच ऑफ ए नेगेटिव आ जाएगा एफ ऑफ ए नेगेटिव प्लस जी ऑफ ए नेगेटिव, विच इज इक्वल एफ ए प्लस जी ए। वो तो वैल्यू के इक्वल आ गया, एच ए के इक्वल आ गया। बट एच ऑफ ए पॉजिटिव जब आप कैलकुलेट करोगे तब थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। एफ ए पॉजिटिव
प्लस जी ए पॉजिटिव। अब एफ ए पॉजिटिव तो एफ ए दिया हुआ है, बट जी ए पॉजिटिव जो है इट इज इट इज व्हाट, नॉट इक्वल टू जी ए। नॉट इक्वल। तो ये जीए के इक्वल नहीं, तो ये एच ए के इक्वल नहीं आएगा। तो एक साइड, जिस साइड से भी डिसकंटिन्यूटी होगी दूसरे वाले में, उस साइड से डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस का समेशन या डिफरेंस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जो चीज हमेशा वैलिड है वो लॉ हो जाती है। तो ये वाला एक्सेप्शन है, ये वाला तो एक पर्टिकुलर केस होगा ना, एक्सेप्शन। लेकिन ये एक रूल है। तो जैसे पहले पीछे आप 5 रूल लिखे, उसमें ये भी एक रूल है, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट और एक डिसकंटिन्यूअस और एक कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का रेशियो, आंसर मत दो, आप सोचना इसको। क्या प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो कब, ये आपको सोचना है। और कहीं से भी रेफर नहीं करना है, कोई की किताब नहीं रेफर करनी है, खुद सोचना है, खुद एनालाइज करना है, और कल मेरे से बात करेंगे। फिर एक बार वापस रिपीट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये स्टेटमेंट आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड इफ ट्रू देन अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास को समराइज करते हैं, क्लोज करते हैं, और कल डिस्कस करेंगे। कल जो है थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे। ओके सर कल आप इवनिंग में लेंगे क्लास भाई 8 to 9 वाली 9:30 वाली? हाँ जी, थोड़ा सा पॉसिबल मैं बात करूंगा कि अगर मुझे 7 से 9:30 मिल जाए, या सेवन सर थर्टी एक्चुअली परसों एक पे एग्जाम है। है। कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है? परसों मेरे स्कूल में परसों। तो परसों भी ऐसे थोड़ा सा और पहले कर लेंगे, लेट नाइट नहीं रखेंगे। कल आप जल्दी कर लीजिए, परसों आप चाहे लेट तक कर लीजिए उसके, क्योंकि एक हफ्ते तक एग्जाम थी। ठीक है जी, ठीक है, आप धीरज सर से बात करके उसको शेड्यूल करा देंगे। ओके। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके एक्सक्यूज मी बेटा। सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने वो मॉड्यूल के बारे में पूछना था कि जो लिमिट्स कौन से वाले मॉड्यूल में है? लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मॉड्यूल जो है वो एक ही में है शायद। सर वो जूनियर में है सीनियर में? जूनियर में भी है, सीनियर में भी है, दोनों में। सर सीनियर में तो मेरे को मिला नहीं। लिमिट मिला होगा कि लिमिट भी नहीं मिला? जूनियर में है नहीं सर। मिला। उसमें जूनियर वॉल्यूम 4। इंटीग्रल्स हैं। जूनियर वॉल्यूम में है तो जूनियर में देख लो, सीनियर में भी हो सकता है वॉल्यूम में, सीनियर में भी है, रिवीजन शॉर्ट में है, बट जूनियर में देखो, जूनियर में होगा। ओके सर। ठीक, ठीक है बेटा, तो क्लोज कर रहा हूँ मैं आज के डिस्कशन को यहीं पे। सर और जो हमने टॉपिक्स पहले 11th में करे हुए हैं, हम्म। तो उसका सीओ वाला मॉड्यूल भी हम कर दें पूरा? हाँ हाँ, वैसे भी अभी यहाँ पर मॉड्यूल आपको मिलेगा, तो जब रिवीजन स्टार्ट करोगे तो रिवीजन के समय में आपको थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज उसकी करना है आराम से बैठ के। ओके सर। अभी अगर आप साथ के साथ फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड करना चाहते हो तो प्रैक्टिस रिवीजन के फॉर्म में फर्स्ट एंड सेकंड के कुछ कुछ अच्छे सवाल जो है वो कर जाओ। बट जैसे ही जुलाई ऑनवर्ड जब रिवीजन मोड में जाएंगे, तो उसका डीपीपीस तो आपको मिलेंगे रिवीजन की, बट अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो थर्ड एंड फोर्थ करना आराम से, जिन जिन टॉपिक का नहीं किया रहेगा। ओके सर। ठीक, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। गुड थैंक यू नाइट। थैंक सर। यू सर। बाय।